Hello students, welcome to the class. Myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching me in an initiative of Directorate of School Education Jammu. So, ये आपका last lecture है from the chapter Work and Energy of 9th Physics. So, आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कुछ टॉपिक्स जो कि आपके सामने हैं। इन टॉपिक्स में हम कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे एप्लीकेबल होता है टू अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। देन वी विल डिस्कस स्मॉल डेफिनेशन ऑफ पावर एंड द ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। तो बच्चों, आज की क्लास का आपका पहला टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों, पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया एनर्जी के बारे में, एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स और किस तरह से हमने एक्सप्रेशंस निकाले काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के। तो आज हम देखेंगे कि एनर्जी को कैसे कंजर्व रखा जाता है या एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है। कंजर्व रहने का मतलब है बची हुई रहती है, एक साथ इकट्ठी रहती है। सो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि एनर्जी चाहे कहीं भी यूटिलाइज हो, एनर्जी का चाहे एक हिस्सा कम हो जाए, बट उसी समय उस एनर्जी का दूसरा हिस्सा बढ़ जाता है। मींस टोटल एनर्जी जो रहती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। मींस टोटल एनर्जी का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। बच्चों, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, खत्म नहीं होती। जब एनर्जी यूज की जाती है या एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एनर्जी अपनी स्टाइल को, अपनी फॉर्म को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को स्टडी किया। सो एनर्जी अपना फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है, बट टोटल अमाउंट जो है वो जितना प्रीवियस था, जितना एक स्टेट ऑफ पॉइंट पे था, दूसरे पॉइंट ऑफ स्टेट पे भी सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। लॉ ऑफ एनर्जी कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी of a system is always constant. Means वो change नहीं होता until external energy supplied to it or the energy is removed from it. ठीक है, ना तो आपने एक्सटर्नल एनर्जी उसमें डालनी है, ना ही उसमें से एनर्जी को रिमूव करना है, तब उसमें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म ऑफ से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कभी भी प्रोडक्शन नहीं होती, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सो बच्चों, कभी भी क्रिएशन नहीं होता एनर्जी का, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It only converts, it only changes from one form to another, form to another। तो ये बात आपको समझ आ गई। सो मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है,
एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है एक्स, ये सिस्टम एक्स जो है इसके पास एनर्जी है भाई एन जॉल, एन जॉल। इस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी आपने ऐड नहीं की, इसको हीट अप नहीं किया, इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं दिया, तो ये एनर्जी एक्स हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आफ्टर सम टाइम हो सकता है इस सिस्टम में एक्स एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई x2 में, लेकिन उन दोनों का सम फिर भी n जॉल ही रहेगा। x1 प्लस x2 का सम फिर भी कितना रहेगा, n जॉल्स। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पे, डिफरेंट स्टेट्स पे अगर एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं की जाती तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके एक्सप्रेशंस भी निकाल के देखेंगे हम एक केस भी लेंगे, एक फंडामेंटल केस लेंगे, वी विल स्टडी द सेम केस फॉर दैट। तो ये बात समझ आई आपको? तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, एक टॉपिक पढ़ा था, एक टर्म पढ़ी थी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। सो बच्चों क्या था वो मैकेनिकल एनर्जी? हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी जो है दैट इज द सम ऑफ एनर्जी दैट वाज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज का सम था। ये चीज मैं क्यों रिमाइंड कर रहा हूं? क्योंकि हम अभी इसको यूज करने वाले हैं। तो बात समझ आ गई? सो आपको कंजर्वेशन समझ आ गया। लेट्स अप्लाई दिस वन एंड चेक वेदर इट इज ओके। डन? समझ आ गई बात? चलिए अब हम केस लेते हैं बेटा जी। एक कौन सा केस लेते हैं? फ्री फॉल का। हम लोगों ने मोशन में स्टडी किया है कि फ्री फॉल बच्चों कब होता है? जब बॉडी सिर्फ एक्शन ऑफ ग्रेविटी के अंडर हो। बॉडी इज ओनली अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है बच्चों? जो अर्थ खींचती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। जिस ऑब्जेक्ट का मास होता है अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है, जिस फोर्स के साथ खींचती है उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी। तो बच्चों जब फ्री फॉल कब होता है? मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से नीचे फेंक दिया, मैंने उस पर फोर्स लगाई, मैंने उसको धक्का नहीं दिया, मैंने उसको सिर्फ लीव किया है एक स्टेट से। सो अब वो अपनी मर्जी से नीचे जा रहा है। न्यूटन ने एप्पल को नीचे आते देखा। एप्पल पेड़ ने ऊपर से नीचे फेंका नहीं था, एप्पल को पेड़ ने सिर्फ अपने से छोड़ा था। एप्पल अपने आप नीचे आया। नीचे उसको कौन ला रहा था? ग्रेविटी ला रही थी। सो दैट इज फ्री फॉल। डन? सो अब हम क्या देखेंगे? हम चेक करेंगे क्या ड्यूरिंग अ फ्री फॉल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं। मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। अब हमें चेक करना है मैकेनिकल एनर्जी फ्री फॉल में कैसी रहती है, उसकी वैल्यू क्या रहती है। डन? तो मैकेनिकल एनर्जी है मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है बच्चों, क्या मतलब है? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। हम चाहते हैं कि ये एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहे एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो इस सरफेस से, ये सरफेस है आपकी बच्चों, इस सरफेस से h हाइट पे है आपका। ये सरफेस है आपकी, इस सरफेस से h पॉइंट पे क्या है, h हाइट पे क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। h हाइट पे आपका ऑब्जेक्ट है और कहां है? एट पॉइंट ए पे। थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आ जाता है पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे आ जाता है सेम ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? इस ऑब्जेक्ट का मास है बच्चों m मास है। पॉइंट बी पे आ जाता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके? x डिस्टेंस ट्रेवल करके। अब इसकी हाइट कितनी रह गई? अब इसकी हाइट है इस समय, टोटल हाइट थी h माइनस एक्स हो गया और ये अब हाइट रह गई h माइनस एक्स। और थोड़ी देर के बाद ये इस पॉइंट से भी ग्राउंड पे आ जाता है और ग्राउंड का पॉइंट को मान लेते हैं हम पॉइंट सी। डन? तो ऑब्जेक्ट के तीन पोजीशंस हमने चेक की, ए पॉइंट,
जिस समय वो हाइट h पे है। पॉइंट बी, पॉइंट ए से बी पे पहुंचने के लिए उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ध्यान रखिएगा इन चीजों को, डिस्टेंस ट्रेवल किया x और हाइट है h माइनस एक्स, और अब वो पहुंच गया ग्राउंड पे। ग्राउंड पे जब पहुंचा हाइट हो गई 0 और डिस्टेंस जो उसने ए से ट्रेवल किया है ग्राउंड में आने में वो कितना हो गया h। बात समझ आ गई। अब हमारा क्या क्राइटेरिया रहेगा, हमारा क्या काम रहेगा, हमें पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी, तीनों पॉइंट्स के ऊपर मुझे मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। अगर तो मैकेनिकल एनर्जी इन तीनों पॉइंट्स पे सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, इनवैलिड रहती है, तो मुझे ये प्रूव हो जाएगा, मुझे ये लग जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी एनर्जी कंजर्व है ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल क्यों? क्योंकि यहां कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रही है, बॉडी अपने आप ए से कहां आ रही है बी और बी से कहां आ रही है सी। लेट्स डू दैट। सबसे पहले हम देखते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पे पहले हम लिखते हैं बच्चों में पोटेंशियल एनर्जी को पीई से लिख रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई, इस समय पोटेंशियल एनर्जी होती है मास, m है इसका, g एक्सेलरेशन है और h है बच्चों हाइट। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के ई से लिख रहा हूं, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि बच्चों इस पॉइंट पे बॉडी अभी कहां है, रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी कितनी है, 0 है। सो ए पॉइंट पे बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, तो टोटल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां पे मैकेनिकल एनर्जी एम ई से लिख रहा हूं मैं, मैकेनिकल एनर्जी हो गई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बच्चे पोटेंशियल है mgh, काइनेटिक है 0, सो आपकी मैकेनिकल एनर्जी मिल गई mgh। सो बच्चों पहली चीज पता लग गई हमें कि एट ए मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू mgh हो गया। ए पॉइंट पे मेरी मैकेनिकल एनर्जी हो गई mgh। अब पॉइंट बी की बात करते हैं, आ जाइए एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे बच्चों क्या हुआ, बी पॉइंट के ऊपर पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए। बच्चों अब जब हम बी पॉइंट पे पहुंचे तो मैंने डिस्टेंस तो एक्स ट्रेवल किया था, लेकिन अब मेरी हाइट कितनी हो गई है mg। अब हाइट h नहीं है, अब बी पॉइंट के ऊपर हाइट है बच्चों h माइनस एक्स। ठीक है, तो इसे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 1/2 v का स्क्वायर। मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है बट मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा। कैसे? इक्वेशन लगाऊंगा, कौन सी वाली, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, u तो 0 था बच्चों क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बॉडी रेस्ट पे थी, सो v स्क्वायर हो गया 2gx। बच्चों ये u स्क्वायर, ये v स्क्वायर डालिए इस इक्वेशन में, कहां डालिए, काइनेटिक एनर्जी में। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, 1/2 m v स्क्वायर की जगह डल गया 2gx। 2 कट गया तो मेरे पास क्या बन गया mgx। बच्चों अब मैकेनिकल एनर्जी निकालिए, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल मेरी है mgh माइनस एक्स प्लस काइनेटिक हो गई mgx। तो बच्चों यहां से आपके पास क्या आ गया, यहां पे mgx और यहां भी mgx है, हमारे पास सिर्फ बच गया mgh। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक का सम मिल गया और एट पॉइंट बी अगेन इट्स वैल्यू इज mgh। तो बात समझ आ गई आपको। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट सी के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर बच्चों क्या हो रहा है, सी पॉइंट के ऊपर हाइट 0 हो गई है। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी
की वैल्यू चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। सो एट पॉइंट सी एच कितना हो गया, 0 हो गया, हाइट 0 है, सरफेस के ऊपर आ गए हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी निकालिए 1/2mv²। फिर से यूज कीजिए मोशन की इक्वेशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। अब हाइट डिस्टेंस की फॉर्म में ट्रेवल हो रही है, v² इज इक्वल टू 2gh। तो बच्चों जब इसे हम यहां पुट करेंगे तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन और वो बन जाएगा mgh। तो जब हम सम करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी बच्चों किसके बराबर आ गई, mgh के बराबर आ गई। तो अब ध्यान से देख रहे हो आप चीज, जब हम ए पॉइंट पे थे पोटेंशियल mgh थी, काइनेटिक 0 थी। अब पोटेंशियल 0 हो गई, काइनेटिक mgh हो गई। एनर्जी कंजर्व भी हो रही है और एनर्जी कन्वर्ट भी हो रही है। सी पॉइंट पे mgh हो गया। तीनों स्टेट्स पे, तीनों पोजीशंस पे आपका ऑब्जेक्ट जो है, जो फ्री फॉल कर रहा था, वो चाहे हाई टेक पे था, चाहे वो इंटरमीडिएट था, चाहे वो ग्राउंड सरफेस पे था, इन ऑल द थ्री केसेस द वैल्यू ऑफ एनर्जी is conserved. It is mgh. It is mgh. एक चीज मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। दूसरी चीज, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों mgh थी और यहां पे काइनेटिक एनर्जी mgh है और मैक्सिमम है। सो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसमें बच्चों कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। ये चीज यूज की जाती है डैम्स में। यहां हम एनर्जीज को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और यूटिलाइज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन, फॉर द कन्वर्जन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया। चलिए अब छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं हमारे पास, दैट इज पावर। बच्चों पावर क्या है, पावर में कहूंगा जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है या यूज हो रही है पर सेकेंड। सो इट इज अ रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, और वर्क ही तो यूज होता है। सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो बच्चों यहीं से इसके यूनिट्स निकल जाएंगे। यूनिट्स क्या हो गए, यूनिट है बच्चों इसका वॉट। वॉट किसके बराबर होता है, जॉल अपॉन सेकेंड। सो 1 watt कब होता है, 1 watt of power is said to be done when 1 joule of work is done in 1 second। तो 1 वॉट पावर कब कही जाएगी, जब 1 जॉल काम किया जाएगा 1 सेकंड में। ये छोटा यूनिट है। बड़े यूनिट है बच्चों किलोवॉट्स। किलोवॉट क्या होता है बेटा, किलोवॉट होता है किलोवॉट। बच्चों किलोवॉट क्या होता है, 1000 वॉट्स। सो 1000 वॉट आपका बड़ा यूनिट आ गया। तो जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करेंगे बच्चों, तो पावर इज व्हाट, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये बात समझ आ गई आपको। अब एनर्जी जो हम घरों में यूज करते हैं, जो ट्रेड के लिए यूज होती है, व्यापार के लिए यूज होती है, हमारे घरों में हम एनर्जी का कंजम्पशन कितना हो रहा है उसे किस तरह से स्टडी करेंगे। मींस कमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी का, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बच्चों जब कमर्शियल यूनिट की बात की जाती है तो हम एनर्जी का जो यूनिट जॉल है इसे यूज नहीं करते हैं, तब हम यूज करते हैं बच्चों किलोवॉट आवर को। किसे यूज करते हैं, किलो वॉट आवर को। दैट इज अवर कमर्शियल यूनिट। और मैं इसे बताऊंगा BOTU, बोटू। दिस यूनिट इज बोटू। याद रखने के लिए, दैट इज बच्चे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। व्यापार लेन देन में,
कन्वर्जन में, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को चेक करने में, कितनी एनर्जी यूटिलाइज हुई है, वी यूज दिस यूनिट बोटू। अब बोटू होता कितना है, किलोवाट आवर होता कितना है, चेक करने के लिए देखते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 1 किलो मतलब 1000 वाट हो गया, इनटू, अब आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, दैट इज 60 इंटू 60 सेकंड्स। सो इसे कन्वर्ट जब आप 6 इंटू 6 36 इंटू 10 की पावर 5, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जॉल, वॉट इंटू सेकेंड हो गई जॉल। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जॉल्स। आपके पास बच्चों ये यूनिट बन जाता है और इसे कहते हैं 1 यूनिट। तो हमारे घरों में 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसके यूनिट उसके हिसाब से हम, पर यूनिट के हिसाब से हम रेट्स पे करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं एनर्जी का। सो जब 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जॉल एनर्जी कंज्यूम करें, तो उसका मतलब है हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर दी, 1 यूनिट एनर्जी यूज कर दी। तो ये बात आपको बच्चों समझ आ गई। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपकी चैप्टर के, आपके कंप्लीट किए हमने। अब हम देखेंगे आपके चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, टेक्सचुअल होंगी और आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से होंगी। चलिए देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 156 from your textbook we are having some questions। पहला क्वेश्चन आपके लास्ट टॉपिक पे ही है, what is 1 watt of power। तो बच्चों 1 watt of power क्या होती है, 1 watt of power is that power in which 1 joule of energy is consumed in 1 second, so that is watt। और एक था what is power, वो भी हमने पढ़ लिया, that is rate of doing work, rate of doing work is known as power। इसके यूनिट भी बच्चों हमने पढ़े, 1 वॉट होता है, 1 वॉट 1 जॉल पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब दे एक न्यूमेरिकल फॉर्मेशन है उसमें छोटा सा, वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1000 joule of electrical energy is consumed in 10 seconds। in कितने सेकंड्स में, 10 seconds में। what will be the power, you have to find the power। so आंसर क्या है, आपको एनर्जी दी गई है, एनर्जी कंज्यूम्ड दिया गया है, एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी है बच्चों, 1000 जॉल। कितना टाइम दिया गया है आपको, टाइम दिया गया है बच्चों 10 सेकेंड्स। हमें क्या निकालना है, पावर। पावर होता है बच्चे एनर्जी ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम, बस यही फॉर्मूला बच्चे आपने लगाना है। सो दिस इज 1000 जॉल अपॉन 10 सेकेंड्स। सो ये कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 100 वॉट। तो बच्चे पावर कितना हो गया, 100 वॉट। तो 100 वॉट जो है वो पावर कंज्यूम हो रहा है जब आप 1000 जॉल की एनर्जी कंज्यूम करते हो हर 10 सेकेंड में। तो ये बात आपको समझ आ गई। तो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन भी आ गया, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 किलोग्राम मास चेंजेस फ्रॉम वेलोसिटी फ्रॉम 1 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन। सो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो वर्क डन होता है वो हम काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के फॉर्म में निकाल सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन क्या क्या है, मास। मास कितना है बच्चों बॉडी का, 20 किलोग्राम। फिर दूसरे नंबर पे हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, योर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो बात समझ आ गई आपको। अब आपके पास जो वर्क डन होगा
that work done is equal to, ध्यान से देखना इसको, तो बच्चों वर्क डन हो जाएगा 1/2 u का स्क्वायर माइनस 1/2 mv का स्क्वायर। कॉमन क्या क्या है, वर्क डन w इज इक्वल टू 1/2 m कॉमन है, अंदर है u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो बच्चों ये हम सारी वैल्यूज अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, w विल बी इक्वल टू 1/2 मास की वैल्यू पुट करेंगे 20 इंटू u कितना है, u इज 5 का स्क्वायर माइनस v कितना है 2 का स्क्वायर इक्वल टू, बेटा 2 1 जा 2 2 10 जा 20, सो 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, सो यू गॉट 25 माइनस 4 कितना हो गया बच्चों 21 हो गया। सो वर्क डन विल बी 210 जॉल्स। तो आपके पास वर्क डन कितना आ गया 210 जॉल्स। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही है, अगला क्वेश्चन है ये। सो यहां पे क्या है, सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स। यूनिट्स की जो हम यहां बात कर रहे हैं ये वही यूनिट जो अभी हमने पढ़े हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं, ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जीज दिस इन जॉल्स। तो आपको इस 250 यूनिट्स को कन्वर्ट करना है किसमें, जॉल्स में। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 1 यूनिट होता किसके बराबर है। बच्चों जी हमने 1 यूनिट निकाला 3.6 10 की पावर 6 जॉल्स के बराबर होता है। दूसरी चीज ड्यूरिंग 1 मंथ 250 जॉल। सो टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड कितने हैं बच्चों, दैट इज 250 यूनिट्स। ठीक है बच्चों 250 यूनिट्स। सो आपके पास एक यूनिट आ गया। सो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जॉल्स, आपने किस में निकालना है, जॉल्स में, इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 250। एक यूनिट में कितनी होती है 3.6 10 की पावर 6। बच्चा जी मल्टीप्लाई करेंगे आप, आपके पास कितना आ जाएगा, सो यू विल गेट द फाइनल वैल्यू। ठीक है आपने इसको कर लेना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम जीरोस हटाएंगे, 6 यहां से एक पॉइंट हटा, सो विल बी 10 रेज टू पावर 5, यहां बच गया 250 इंटू 36। सो आपके पास बच्चों ये टर्म बच गई। अब आप 250 को 36 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, यू वुड गेट द वैल्यू 5 तो अपनी जगह रह जाएगा, सो 250 इंटू 36 कर लीजिए, you would get 9,000. Done? So that will be the value. So 9 into 10 की पावर 8 joules एनर्जी बेटा जी आपने यूज की है when you have consumed 250 units in one month. ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, enjoy physics, be with me, see you in the next lecture.